बेवजह भाग 4। यहाँ कियान और जीविका भागते हुए गांव से कुछ मील दूर रेगिस्तान में चल रहे थे। रेगिस्तान का माहौल ही कुछ ऐसा होता। दिन में जहाँ बदन जला देने वाली गर्मी पड़ती है, तो वही रात को जमा देने वाली ठंड। कियान आगे आगे चल रहा था और जीविका उसके पीछे। काफी ठंड थी, रात भी काफी हो चुकी थी और दोनों चलते चलते थक चुके थे। तभी कियान को नजर दूर एक खंडर पर पड़ी। कियान ने सोचा कि रात बिताने के लिए यह अच्छी जगह है। कियान ने जीविका से कहा, वो देखो, सामने कुछ खंडर जैसा है। हम रात यहाँ ठहर जाते हैं, सुबह होते ही चल पड़ेंगे। जीविका ने कियान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस खंडहर की तरफ चलने लगी। कियान ने भी कुछ कहा नहीं और चुपचाप जीविका के पीछे चलने लगा। वह खंडहर मानो प्राचीन काल के किसी मंदिर की तरह था, मगर सही स्वरूप में वह मंदिर नहीं था। वह जगह पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। जीविका वहां पर आकर खंडहर की छोटी सी दीवार के सहारे नीचे बैठ गई। कियान ने जीविका को देखा, मगर मन ही मन उसने सोचा कि उससे अकेले छोड़ने में ही भलाई है। कियान जीविका से कुछ ही दूर पर आकर बैठ गया और रेत को थोड़ा सा सर के बल जम करके उसके सिरहाने लेट गया। आसमान में सितारे जगमगा रहे थे। ऐसे सितारों भरी रात कियान ने पहली दफा देखी थी, जहां ठंडी हवा के चलते हल्की सी रेत उड़ रही है और काले आसमान में चांद को और भी खूबसूरत बनाने वाले यह तारे। इन जगमगाते तारों को अपनी नजर में कैद करते हुए कियान सो गया। कियान काफी गहरी नींद में था। तभी उसने देखा कि माँ, माँ, कहाँ हो माँ? माँ माँ चिल्लाते हुए कियान अपने घर की ओर बढ़ रहा था। फिर वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगा। अपने हाथों में एक लकड़ी लिए अपनी ही मस्ती में गुनगुनाते हुए कियान अपने घर की ओर बढ़ रहा था। अपनी ही मस्ती में मगन कियान को नहीं पता था कि जिस राह पर वह बढ़कर वह अपने घर लौट रहा है, वहां पहुंचते ही उसकी दुनिया बदल जाएगी। सपने में वह अपने घर पहुंचा। तब उसने देखा कि रोज की तरह आज भी चूल्हा जल रहा था, मगर चूल्हे के पास माँ नहीं बैठी थी, न ही चूल्हे पर कुछ बन रहा था। रोज की तरह नल से पानी बह रहा था, मगर आज वहां बहन काम नहीं कर रही थी। रोज की तरह ही लकड़ियों के ढेर के पास कुल्हाड़ी पड़ी थी, मगर बाबा वहां आसपास नहीं थे। सब कुछ बहुत शांत था। इस शांत माहौल के कारण कियान घबरा रहा था और जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ और कियान नींद से उठ गया। कियान की फिर वही हालत थी। घबराहट के मारे कड़ाके की ठंड में भी उसके पसीने छूट रहे थे। कियान ने अपने पीछे मुड़कर देखा, जीविका अब भी वही बैठी। कियान जीविका को ऐसा देखने लगा जैसे कोई पानी का प्यासा नदी को देखता हो। कियान उठकर जीविका के करीब गया और कियान ने उसको शॉल उड़ाई, लेकिन जीविका ने शॉल को निकाल कर फेंक दिया। कियान ने कुछ नहीं कहा और फिर से एक बार शॉल को लाकर जीविका को उड़ाई, मगर फिर से जीविका ने शॉल निकाल कर फेंकना चाहा। तब कियान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कड़ाके की ठंडी है, मर जाओगी। जीविका कियान की आंखों में देखने लगी। कियान ने जीविका को शॉल से ढक दिया और फिर उठकर वापस अपनी जगह पर जाने लगा। तभी जीविका अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, दादी ठीक कहती थी। यह सुनकर कियान रुक गया और मुड़ के जीविका को देखने लगा। कियान मन ही मन खुश हुआ जीविका की आवाज सुनकर और कियान ने पूछा, क्या कहती थी तुम्हारी दादी? बोझ हूँ मैं, पनौती हूँ मैं, एक दिन माँ के कंधे पर बोझ बनकर रह जाऊंगी। कियान जीविका की ऐसी बातें सुनकर दंग रह गया। जीविका के मुंह से कियान ने पहले कभी ऐसा सुना नहीं था, मगर आज मानो बरसों से दबी आवाज बाहर आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कभी किसी पर बोझ नहीं थी और ना बनोगी। मेरा जन्म होते ही मुझे बोझ समझकर मेरी माँ को मेरी दादी ने घर से निकाल दिया। मेरे बापू ने लेकिन हार नहीं मानी। बहुत चाहते थे वह मुझे। बापू मुझे और माँ को लेकर इस गांव में आ गए। यहाँ के ठाकुर के खेतों में बापू को नौकरी मिल गई। हमारा गुजर बसर चलने लगा। मैं मेरी माँ खुशी से रहते थे, लेकिन जिस घर में मुझ जैसी पनौती हो वहाँ लोग कैसे खुश रह सकते हैं। एक दिन माँ बापू को खाना देने के लिए खेत पर गई थी, जहाँ ठाकुर की नजर माँ पर पड़ी। माँ के जाते ही ठाकुर ने बापू को बुलाया और बापू ने जैसे ही उस ठाकुर के इरादे सुने, गुस्से में आकर बापू ने उस पर वार कर दिया। ठाकुर के आदमियों ने बापू को बहुत मारा और धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। बापू घर लौट आए। बापू की ऐसी हालत देख माँ रोने लगी। बापू ने माँ को सब कुछ बता दिया। तभी वहां पर ठाकुर के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा, विक्रम ठाकुर ने तन्ने हवेली पर बुलाया है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए ठाकुर साहब ने क्षमा मांगी है और तुझे नौकरी पर भी वापस बुलाया है। माँ
बापू को हवेली नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन बापू फिर भी हवेली पर गए और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आए। तब मैं सिर्फ 1 साल की थी। माँ ने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया और बापू की राह तकते तकते खुद भी सो गई। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से माँ उठ गई। दस्तक सुनते ही माँ ने जल्दी से दरवाजा खोला, मगर दरवाजा खोलते ही माँ चौंक गई। दरवाजे पर ठाकुर खड़ा था। माँ ठाकुर को देखकर घबरा गई। घबराहट के चलते माँ ने ठाकुर से बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, वो कहाँ है? जीविका के बापू बोलते वक्त माँ की जुबान लड़खड़ा रही थी। ठाकुर ने बड़ी क्रूरता भरी आवाज में कहा, अब वो लौट के कभी नहीं आएगा। माँ यह बात सुनकर चौंक गई। बहुत ही खूबसूरत है तू। तेरे पति ने घना मजा लिया, अब कुछ मजा हमें भी दे दे। माँ अपनी इज्जत को बचाने के लिए चिल्लाती रही, मगर कोई नहीं आया और उस ठाकुर ने बड़ी बेरहमी से मेरी माँ के साथ बलात्कार किया। मेरी माँ को अपने पति का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ आखिरी बार। उस दिन के बाद ठाकुर का जब मन हो वह रात बेरात चला आता था और मेरी माँ को नोच नोच के जीविका बोलते बोलते रो पड़ी। कियान यह सब सुनकर दंग रह गया और जीविका के करीब आकर बैठ गया। कियान ने अपना सहारा जताते हुए जीविका का हाथ थमाना चाहा, लेकिन जीविका ने अपना हाथ पीछे ले लिया और फिर कहा, माँ थक चुकी थी। तभी माँ ने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरे रोने की आवाज सुनकर माँ ने मुझे जमीन से उठाकर गले लगा लिया, सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। माँ जिंदा लाश बनकर जीती रही ताकि मैं जी सकूं। जहर के घूंट पी पी कर माँ ने दिन बिताए। फिर मैं बड़ी हो गई और माँ ने मेरे लिए एक छोरा पसंद कर मेरा उसके साथ विवाह करवा दिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में, जहाँ बचपन का पल्लू अभी तक सर से सरका नहीं था, वही पति का आंचल, उसके मान मर्यादा का बीड़ा मेरे सर पर झोंक दिया गया। माँ ने सोचा कि अब वो चैन से जी सकेगी, लेकिन नहीं, यहाँ भी मेरी बदकिस्मती उसके रास्ते का रोड़ा बन गई। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद एक दिन खबर आई कि मेरे पति का देहांत हो गया। मेरे सर से पाने तार को निकालकर सदा के लिए एक काली ओढ़नी डाल दी गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति के देहांत के बाद मुझे मनहूस और पनौती कहकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरी माँ ने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे वापस घर ले आई। माँ ने काफी दिन मुझे घर में ही कैद कर रखा, लेकिन फिर भी ठाकुर की नजर मुझ पर न जाने कैसे पड़ गई और एक दिन रात को वह घर पर आया। मैं सो रही थी। माँ ने मुझे जगाया नहीं। जब मेरी नींद खुली तो मैंने कुछ आवाजें सुनी। आप मेरे साथ जो करना चाहते हो वो करो। मारी छोरी ने बख्श दो सरकार, बच्ची है वो, उसने कुछ नहीं पता, नादान है वो। सरला जीविका की माँ, बूढ़ी हो चुकी है तू और हम कलियों का शौक रखते हैं। तेरी फूल सी बेटी को मसलने में जो मजा आएगा वो तुम्हें अब कहाँ। कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ, उसे सब समझा, तैयार कर उसे। याद रखना, ज्यादा दिन इंतजार नहीं करूंगा मैं। माँ रोती रही, कुछ नहीं कर पाई। उस दिन माँ ने मुझे अपने अतीत के सारे राज बताए। माँ कुछ भी करके मुझे महफूज रखना चाहती थी। तब से मैं और माँ हर दिन खौफ में जी रहे थे कि कब क्या हो जाए। तभी एक दिन माँ को तुम मिले और माँ तुम्हें घर ले आई। मैं श्राप हूँ, मनहूस हूँ, जहाँ जाती हूँ अपनी इसी मनहूसियत की वजह से सब कुछ तहस नहस कर देती हूँ। जीविका रो रही थी। कियान जीविका के करीब गया और उससे गले लगाना चाहा। जीविका ने कियान को दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, नहीं तो मेरे कारण तुम भी। कियान तभी एक तरफ बैठ गया और जोर से हंसने लगा। यह देख जीविका कियान के सामने देखने लगी। मेरी बातों पर तुम्हें हंसी आ रही है ना? हंस लो। नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे। हंसी मुझे तुम्हारी बातों पर नहीं, खुद पर आ रही है। तुम कहती हो कि तुम्हारी मनुष्यत मुझे तहस नहस कर देगी, लेकिन मैं तो पहले से ही तहस नहस हो चुका हूँ। आखिर तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? तुम्हें क्या पता कि मैं कितना बदनसीब हूँ। इस बंजर रण में तुम्हारी माँ को मैं किस हालत में मिला, तुम कुछ नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि इस बंजर रण में बेवजह आखिर किस वजह को ढूंढते हुए मैं आ पहुंचा हूँ।